हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12th की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आपका ये यूपी बोर्ड एग्जाम्स का फिजिक्स का पहला चैप्टर चल रहा है, जिसमें आज जो हम देखने वाले हैं, वैद्युत दुधु के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करना, अच्छी और निरक्षी दोनों स्थिति में देखने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना आपका अच्छे से भी तैयार हो जाएगा। इसके पहले का लेक्चर्स अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जा करके आप आराम से देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं वैद्युत दुधु के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक किस प्रकार से प्राप्त होता है। पहले अच्छे देखेंगे, उसके बाद फिर निरक्षीय स्थिति में देखते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें वैद्युत दुधु के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करने के लिए अगर हम बात अच्छी स्थिति में करते हैं तो देखो ये बातें जो लिखी गई हैं इसको आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हम आपको डायग्राम बताते हैं और डायग्राम के आधार पर देखोगे तो अभी आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। कुछ नहीं याद करना है, बस केवल देखिए डायग्राम के हिसाब से कैसे इसको समझते हैं। भाई हमने लिखा है, माना एक वैद्युत दुधु जिसके दो आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू है। हमने लिखा है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये दो आवेश है, एक माइनस क्यू होगा और एक प्लस क्यू होगा, और इन दोनों आवेशों की जो मध्य की दूरी होगी ये 2l होगी। इनकी दूरी कितना हो जाएगा? 2l। समझ में आया कि नहीं? हमने यही तो लिखा है कि भाई माना एक वैद्युत दुधु कब होगा? जब इसके दो पोल्स होंगे, यानी एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। तो भाई एक वैद्युत दुधु है जिसके दो आवेश है, एक प्लस क्यू है और दूसरा माइनस क्यू है, तथा इनके बीच की दूरी 2l है। कितना है? 2l। देखो आधो हाथ से हमने इधर l ले लिया, इधर l ले लिया, तो इनके बीच की दूरी 2l हो गया। ये आपका l इधर हो गया और एक l इधर हो गया। इतना समझ में आ गया ना? फिर आगे कहा गया, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2l है तथा दुधु के अक्ष पर r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। यानी दुधु के अक्ष पर r मीटर की दूरी पर अगर देखा जाए तो ये हमारा जो दुधु है इसके मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु जो है P है, यही अक्ष पर। अक्ष का मतलब हुआ कि इसी के सीध में रहेगा, ठीक है। एक बिंदु P है भाई, दुधु के मध्य बिंदु से दुधु के अक्ष पर r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ में आई बात? यही हमने लिखा है, बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आगे कहा गया, यदि प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E1 है, भाई प्लस क्यू यहाँ है तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा E1 भाई आगे उत्पन्न होगा, तथा माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E2 है, भाई इसके कारण जो उत्पन्न होगा थोड़ा पीछे हो जाएगा इसके कारण, तो ये E2 हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं? E2 है, जबकि E1 और E2 की दिशाएं एक दूसरे से विपरीत है। भाई विपरीत काहे नहीं होगा? भाई प्लस क्यू है तो ये इधर आगे की ओर होगा और माइनस क्यू है तो ये इधर होगा, पीछे की ओर होगा, तो दोनों की दिशाएं विपरीत है। अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र, अब ध्यान सुनिए भाई, दोनों एक दूसरे के विपरीत है तो परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र होगा दोनों को घटा देंगे, आराम से आ जाएगा। भाई अगर हम ज्यादा वाले में से कम वाला घटा देंगे तो आ नहीं जाएगा। तो इस तरीके से इसको ज्ञात किया जाता है। समझ में आ गया ना कैसे लिखना है? ये सारी बातें कैसे लिखना है आपको यही लिखना है। माना हमारे पास एक वैद्युत दुधु है जिसके दो आवेश हैं, एक प्लस क्यू तथा माइनस क्यू है, और इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी जो है 2l है। इतना समझ में आया? फिर आप बताएंगे, दुधु के मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर दुधु के अक्ष पर एक बिंदु P है। समझ में आ गया? एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कितना हो जाएगा? फिर आप बताएंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है तथा माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। अब चूंकि दोनों का आवेश विपरीत है, अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी दोनों का जो है अंतर होगा। चलिए अब इसको आगे जो है डेरिवेशन देखते हैं कैसे इसको करते। भाई आप परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जब निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा E1 माइनस E2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाई वैसे तो जोड़ के निकाला जाता है, लेकिन अब चूंकि दिशाएं विपरीत है तो ये E1 माइनस E2 हो जाएगा। समझ में आ गया? अब सबसे पहले हम E1 निकाल लेते हैं।
भाई आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और यहाँ पर भाई अगर हम मान लीजिए E1 की बात कर रहे हैं तो प्लस Q, तो ये हमारा Q हो जाएगा अपान, अगर हम इसकी बात करेंगे तो भाई यहां से है तो ये यहां से यहां तक की दूरी कितना है, R है, और हमें यहीं से चाहिए भाई दूरी, हमें कहां से चाहिए, यहां से चाहिए भाई, ये हमारा प्लस है ये माइनस है, तो हमें यहां से लेना हो तो R में से L घटा देंगे तभी तो हमें यहां से दूरी मिल जाएगा। तो हम एक यहाँ पे लिखेंगे R माइनस L और ये स्क्वायर हो जाएगा। भाई कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल जो होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उसको जब आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में रखते हैं तो काटने के बाद एक फार्मूला आपको मिलता है, क्या मिलता है, E बराबर क्या मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R², यही तो आपको मिलता है। तो यहाँ पर भी वही हमने लिखा है, कोई अलग से नहीं लिखा है भाई। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q भाई इसके कारण है, और R माइनस L हो जाएगा क्योंकि हमें यहीं से दूरी लेना है, R माइनस L हो जाएगा। और समझ में आ गया, ये समीकरण 1 हो गया। या इसी तरीके से अब E2 की अगर हम बात करें तो E2 जब निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और फिर जो है ये Q रहेगा ही क्योंकि ये माइनस Q आवेश के कारण है, तो माइनस के कारण है तो यहाँ पर हम माइनस लगा दिए हैं, यहाँ पे माइनस हमने ऑलरेडी लगा रखा। और चूंकि दूरी हमें यहां से चाहिए और मध्य से R है तो R में L जोड़ देंगे, हो जाएगा क्यों R प्लस L का स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया ना भाई। हमें दूरी यहां से लेना है ना निकालने के लिए, तो यहाँ मध्य तक R है तो L और जोड़ देंगे तो इतना हो नहीं जाएगा, यहाँ तक आ नहीं जाएगा, R प्लस L हो जाएगा। तो ये हमारा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसी पे रखते हैं, तो हमारा E बराबर E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q और ये R माइनस L का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर माइनस लगाएंगे, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, उसके बाद ये Q हो जाएगा और फिर R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं। और इसको उठा करके दोनों को इसी पे हमने रख दिया, तो इतना हो गया। अब ध्यान सुनिए, इसमें जो कॉमन लेने वाला हो कॉमन ले लीजिए भाई, इसमें भी Q है इसमें भी Q है, दोनों कॉमन लेंगे। और सुनिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ भी दिख रहा है, तो ये आपका आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, अब Q कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 1/R माइनस L का स्क्वायर, और ये माइनस है, और फिर 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। क्यों, इतना समझ में आया कि नहीं। अगर हम इसमें से इतना निकाल लेते हैं तो इतना तो बचेगा। इसको थोड़ा और ठीक करते हैं तो हमारा E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q तो बाहर रहेगा ही रहेगा भाई, इन दोनों का लासा लेंगे तो ये इधर आएगा ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा इधर चला जाएगा, बटे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया ना। एक काम करते हैं, इसको हम ओपन कर लेते हैं। आपको एक चीज पता है, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। क्यों, यही तो होता है। तो इसको हम ओपन करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा भाई E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो ये बाहर रहेगा ही, अंदर में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और फिर प्लस 2RL हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और यहाँ माइनस रहेगा ही। इसको ओपन करोगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और माइनस 2RL हो जाएगा। क्यों भाई, इसको आप ओपन करोगे तो ऐसे ही तो होगा। इसके बाद बटे में नीचे हमारे जो है R की घाते 4 माइनस L की घाते 4। इतना समझ में आ गया ना। इसको और ठीक करेंगे तो हमारा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q तो रहेगा ही रहेगा। इसको ठीक करोगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे
तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL हो जाएगा, माइनस से गुणा कराएंगे माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL हो जाएगा। इतना समझ में आएगा नहीं भाई, माइनस से अंदर में गुणा करा देंगे तो ये हमारा चिन्ह बदल जाएगा और ये r की पावर 4 माइनस l की पावर 4 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया ना, ये प्लस में है ये माइनस में है, ये प्लस में है ये माइनस में है और ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है। क्लियर? तो आप लिख सकते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यों तो ये हाई है और बचा क्या है भाई 2RL 2 मल्टीप्लाई 2RL हो जाएगा और नीचे जो है R की पावर 4 माइनस L की पावर 4, इतना बचेगा। एक इसको अंदर में गुणा करा देते हैं। एक चीज आप जान रहे हैं भाई, ये जो हमारा R है यल की अपेक्षा अगर मान लीजिए भाई ये यल है दुधु है तो दुधु के बीच की दूरी जो है मान लीजिए बहुत कम हो भाई, जो L आप लिखे हैं अगर इसकी दूरी R की तुलना में देखा जाए तो बहुत कम है। तो ऐसा अगर होगा तो आप R बड़ा मान लेंगे किससे, यल की अपेक्षा। भाई जो L की दूरी है वो R से कहीं कम है यानी R से बहुत कम है, तो R यहाँ R ले लेते हैं, यल को छोड़ देते हैं तो हमारा E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो रहेगा, Q को अंदर कर लेते हैं तो ये हमारा बन जाएगा भाई, ये हमारा 2 रहेगा और गुणे Q अंदर आ जाएगा और 2RL भाई 2RL हाई है, Q अंदर आ गया और ये 2 जो है हमने लिखा ही है बटे में 22 को यल को छोड़ रहे हैं तो R की पावर 4 नहीं रहेगा। इतना समझ में आया कि नहीं? अरे यहाँ इसको हमने छोड़ दिया तो ये बचा हमारा। अरे दुर्धु है ना, तो दुर्धु जो है 2L दूरी पर एक दूसरे के हैं, तो मान लो हाँ चलो बगल बगल रखे होंगे तो एक ऐसा कल्पना करते हैं, ठीक है। तो ये दूरी ज्यादा है ये कम है, जिसको छोड़ दे, जरूरत नहीं है तो छोड़ देंगे और क्या। ठीक, अब ध्यान सुनिए, एक R हम जो है यहाँ काट देंगे, 3 बचेगा, कटेगा। अब आपका बचेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ऊपर ये 2 है गुणे Q गुणे L बचेगा, ठीक है, और बटे R की पावर 3। एक चीज आप अच्छे से जानते हो, क्या जानते हो, P बराबर होता है, क्या होता है, P बराबर होता है Q गुणे 2L। क्यों? दुर्धु आघूर्ण का नाम सुना है ना, दुर्धु आघूर्ण क्या होता है भाई, दोनों आवेशों में से एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो P बराबर Q गुणे 2L होता है, तो यहाँ पे इतने की वैल्यू उठा के P रख देंगे, क्या रख देंगे P, तो हमारा E बराबर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2P अपान R3। बस यही जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? देखो ये कुछ नहीं है भाई, हमने आपको ये दो दुधु हो गया और दुधु के मध्य बिंदु से R मीटर की दूरी पर बिंदु P लिया है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। प्लस Q आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E1 है और माइनस Q आवेश के कारण E2 है, और हमें मध्य बिंदु P पर निकालना है। मध्य बिंदु पर निकालना है तो दोनों को घटा देंगे भाई, एक प्लस के कारण एक माइनस के कारण घट जाएगा, तो जब घटाएंगे तो ये ऐसे फिर यहां से लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र जो हमारा होगा परिणामी E बराबर E1 माइनस E2 हो जाएगा। आप E1 की वैल्यू इतना होगा भाई, क्यों होगा भाई, क्यों रहेगा R माइनस L, भाई यहां से निकालोगे तो R में से L घटा देंगे तभी तो यहाँ से दूरी मिल जाएगी, और जब यहां से लोगे तो R में L जोड़ देंगे तो ये आपका नीचे का आ जाएगा। दोनों को भाई घटाओगे तो घटाएंगे तो जो कॉमन होगा कॉमन ले लेंगे, आराम से लेकर के आराम से सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हुए जाएंगे, धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं, तो आराम से आपको इतना मिल जाएगा। फिर नीचे हमने छोड़ दिया है, बाकी कुछ नहीं किया है भाई, Q गुणे 2L की वैल्यू जो होता है P होता है, हमने P रख दिया, आराम से आ गया। ठीक, तो ये जो है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है दुर्धु के कारण जो प्राप्त होता है, इस तरीके से निकाला जाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। देखो बच्चों, अगर हम बात करें कि वैद्युत दुधु के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है निरक्षीय स्थिति में कैसे निकाला जाता है, तो भाई निरक्षीय, इससे पहले हमने अक्षीय देखा और ये निरक्षीय, दोनों आपके एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं और अक्सर जो है पूछे जाते हैं। एक चीज जान लीजिए, इस बार अगर पेपर में नहीं आया है तो अब की बार जरूर आएगा, और आता जरूर है, और लॉन्ग में क्वेश्चन बनते हैं तो इम्पोर्टेंट काफी ज्यादा है। तो चलिए देखते हैं
कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाला जाता है। देखो ये जो बातें लिखी गई हैं इसको आप डायग्राम के हिसाब समझेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा और ये सब बातें लिख ले जाओगे। ऐसे रट्टा मारोगे तो याद नहीं होगा। तो इसको कैसे आपको डायग्राम से समझना है चलिए देखते हैं। दिया गया है कि माना एक विद्युत द्विध्रुव जिसके दो आवेश है, एक प्लस क्यू तथा एक माइनस क्यू है। तो भाई हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है यहाँ पर और दूसरा हमारा ये है। एक ये हो गया विद्युत द्विध्रुव है भाई, दो आवेश है, एक क्यू इधर है एक क्यू इधर है। ये हमारा प्लस क्यू आवेश है और ये हमारा माइनस क्यू आवेश है। आप जानते हैं दोनों बीच की दूरी 2l है। एक यल इधर ले लीजिए एक यल इधर ले लीजिए, आधा आध बताते हैं पूरा 2l। भाई पूरी दूरी 2l है तो आधो आध से अगर देखा जाए बीचों बीच में मान लीजिए ओ अगर ले लिया जाए तो ये ओ बिंदु से इधर जो है यल हो जाएगा, इधर यल हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं? तो यही हमने लिखा है कि माना एक विद्युत द्विध्रुव जिसके दो आवेश क्रमशः प्लस क्यू और माइनस क्यू है तथा इनके बीच की दूरी 2l है। अब आगे द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जो कि द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत है। ध्यान रखना भाई, अक्षीय स्थिति में होता तो इसके आगे होता, लंबवत कह रहा है तो यहां से मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु जो है P है जो द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत है। लंबवत रहेगा तो ऐसे ही बनेगा। समझ में आएगा नहीं? तो ये बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ में आएगा नहीं? तो वही कहा गया है लंबवत स्थित है जिस पर द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। भाई निरक्षीय स्थिति में कहा गया ना, तो ये निरक्षीय स्थिति में है, अक्षीय में होता तो बगल होता। समझ में आएगा नहीं? तो आगे क्या करना है, माना प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। तो आप इसको ऐसे बनाएंगे भाई, इसको यहां से ऐसे मिला दीजिए, इसको यहां से मिला दीजिए और ये हो जाएगा भाई प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो जाएगा और माइनस क्यू आवेश भाई E1 इधर होगा तो E2 हमारा कहीं इधर जाकर के मिलेगा। भाई E1 इधर होगा E2 इधर मिलेगा और इन दोनों पर भाई E1 इधर होगा तो E2 इधर भी हो सकता है और ऐसे अगर देखा जाए तो एक इधर जाएगा तो इधर आएगा। अगर इस पर हमें मध्य बिंदु निकालना है तो ये हमारा इसी बीच में कहीं जा करके मिलेगा और ये जो थीटा कोण बनाएगा तो ये हमारा हो जाएगा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। ये हमारा मध्य बिंदु में जो है प्राप्त होगा। समझ में आएगा नहीं? कुल मिला के इसी बीच में निकालना है तो ये हमारा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा जो है यहाँ पे मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक की R है, मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी पे होगा और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। तो ये दोनों अपोजिट होगा, ये कट जाएगा और ये इधर आएगा तो ये बीच में कहीं जा करके हमें जो है मिलेगा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। समझ में आएगा नहीं? एक काम कर लेते हैं, तो वही इसमें लिखा है, कुछ और नहीं है कि भाई माना प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगा और माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 होगा। चूंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र सदिश योग के बराबर होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या करते हैं भाई, ये दूरी यहां से यहां तक की R है, यहां से यहां तक की L है, तो एक किनारे वाली दूरी निकाल लेते हैं। आप जानते हैं किनारे वाली दूरी अगर देखा जाए तो O है, इसको अगर हम A मान लें और ये P है और अगर देखा जाए तो भाई ये दूरी जुड़ जाएगा इस दूरी के, यानी AP स्क्वायर बराबर हो जाएगा, AP स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा OP प्लस OA स्क्वायर, यही तो बनेगा। तो ये हमारा AP स्क्वायर बराबर अगर देखा जाए तो OP की वैल्यू कितना है, OP की वैल्यू R स्क्वायर है और प्लस ये जो है L स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, ऐसा ही तो होगा। अब इसको अगर निकालते हैं, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगाएंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। समझ में इतना आ गया ना? यानी यहाँ की दूरी जो हमारा आ जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर। भाई जो दूरी इधर आया वही दूरी इधर भी तो आया होगा, तो यही दूरी इधर भी हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। भाई जितनी दूरी इधर होगा उतनी दूरी इधर भी होगा। समझ में आ गया ना? आपको ये दूरी क्लियर हो गई, ये दूरी क्लियर हो गई, ये दूरी क्लियर हो गई। अब चलिए देखते हैं करना क्या। भाई हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालना है। तो आप जानते हैं E बराबर
E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा होगा। क्यों? दोनों को जोड़ लेंगे। अब समस्या ये है कि दोनों एक ही बिंदु पर है, मतलब E1 बराबर हमारा E2 होगा। भाई जब दोनों एक जगह यहाँ पे है तो जितना E1 होगा उतना E2 होगा। भाई बीचों बीच में अगर हम देख रहे हैं तो उतने दोनों है ना, तो दोनों है तो एक ही होगा। E1 बराबर E2, तो ये हमारा E बराबर हो जाएगा 2E1 cos थीटा। समझ में आ गया नहीं? भाई इधर से भी उतने दूरी है, इधर से भी उतने दूरी, तो दोनों बिंदु है बीचों बीच में आएगा, तो बीचों बीच में आएगा तो E बराबर दोनों को जोड़ लेंगे। भाई E1 E2 के बराबर होगा। अगर इसको भी E1 कर दिया जाए तो E1 cos थीटा प्लस लगाओगे 2E1 cos थीटा नहीं हो जाएगा। अब सबसे पहले हमें E1 निकालना है, तो पहले हम E1 निकालेंगे। तो भाई E1 निकालने के लिए आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर। भाई यहां से दूरी लोगे तो ये हमारा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? ये दूरी इतने तो है, और इसका जो है वर्ग हो जाएगा। भाई Q अपान R स्क्वायर होता है तो Q हमारा हो जाएगा R। अगर देखा जाए तो भाई यही तो है हमारा, यहां से यहां तक की दूरी ये अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, बात तो एक है ना। देखो इसको अगर आप हटाओगे तो ये आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, और इसका वर्ग है तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये इतना आ जाएगा। भाई वर्ग था तो अंडर रूट हट जाएगा, इतना आएगा। अब हमें cos थीटा निकालना है। क्या निकालना है? cos थीटा। तो cos थीटा बराबर आप जानते हैं लाल बटा कक्का साइन कास आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। भाई cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। अगर हम देखा जाए तो आधार हमारा कितना है? यल है, और कर्ण कितना है? तो ये हमारा cos थीटा बराबर आधार की भाई यल हो जाएगा, और इसका हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? इतना समझ में आ गया ना? cos थीटा बराबर यहाँ देखोगे तो आधार L हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। अगर यहाँ पर थीटा देखा जाए तो अब इन दोनों का मान उठा के इसी पे रखेंगे तो हमारा E बराबर आ जाएगा 2 तो रहेगा ही रहेगा। E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। और अब cos थीटा की वैल्यू जो हमारा हो जाएगा L अंडर रूट ये हो जाएगा। भाई इसको आप लिख सकते हो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसका भाई अंडर रूट में इसको 1/2 कर सकते हैं। भाई रूट हटा के अगर लिखोगे तो 1/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। इन दोनों को ठीक करोगे तो हमारा E बराबर मिल जाएगा 2 को Q, ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q गुणे 2L हो जाएगा। भाई 2 को अंदर लगा देंगे और नीचे हमारा इन दोनों को मिलाओगे तो ये हमारा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इन दोनों को जब मिलाओगे 3/2 हो जाएगा। भाई 1/2 है, ये पूरा है तो 3/2 हो जाएगा। एक चीज आप जानते हैं भाई, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो R है यानी L अगर देखा जाए तो R भाई R ज्यादा होगा L ना के बराबर होगा, तो R बड़ा होगा L से, तो आप L की वैल्यू छोड़ देंगे तो हमारा E बराबर मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q गुणे 2L तो रहेगा ही रहेगा, अपान यहाँ पर R स्क्वायर रहेगा और फिर ब्रैकेट के ऊपर 3/2 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? ये 2 से ये 2 कट जाएगा। और एक चीज आप जानते हैं, क्या जानते हो? P बराबर होता है Q गुणे 2L होता है। क्यों? तो ये हमारा Q गुणे 2L की जगह पे P रख देंगे, तब हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ ऊपर हो जाएगा P अपान नीचे आपका बच जाएगा R क्यूब। भाई R क्यूब ही तो बचेगा, ये तो ये कट ही जाएगा, तो ये आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है निकल कर आ जाएगी। समझ में आ गया नहीं? मेन आपका डायग्राम है। भाई डायग्राम समझ में आ गया तो सब लिख ले जाओगे, कुछ नहीं करना है। एक माइनस क्यू हो गया, एक प्लस क्यू, बीच की दूरी 2L है, मध्य बिंदु से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P लेंगे। भाई यहां से यहां तक की दूरी अगर बराबर है तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी बीच में आएगा। तो साइन वाला चूंकि अपोजिट होगा, भाई इधर E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा होगा, अपोजिट होगा, कट जाएगा प्लस माइनस से।
और ये बीच में रहेगा तो E1 cos थीटा E2 cos थीटा रहेगा। तो अगर हम देखा जाए तो भाई ये दूरी निकालने के लिए इससे निकाल लोगे आप, तो जैसे इतना ही आएगा उतना ये भी आएगा, तो E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगा। भाई E1 बराबर E2 होगा तो दोनों जोड़ोगे तो E बराबर 2 E1 cos थीटा हो जाएगा। अगर हम E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये अगर हम देखते हैं तो Q अपान R, भाई ये दूरी R है तो R ये इतना हो जाएगा, वर्ग होगा, तो इसको ठीक करोगे तो ये इतना आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से cos थीटा बराबर होता है, क्या होता है, आधार बटा कण होता है, तो आधार ये हो जाएगा, कण हमारा ये हो जाएगा। आराम से इस दोनों का मान उठा के इस पे रखेंगे तो E बराबर 2 है ही है, E1 की वैल्यू इतना है और cos थीटा की वैल्यू इतना है, आराम से रखेंगे तो ये हमारा इतना आ जाएगा। एक गुणा कराएंगे आपस में तो 3/2 हो जाएगा, इसका पावर है ही है। तो R चूंकि बड़ा है यल की अपेक्षा में तो यल छोड़ देंगे तो हमारा इतना आ जाएगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, भाई इसके बगलिया रखेंगे तो ऊपर ये जाएगा तो ये कट जाएगा तो ऊपर 3 आ जाएगा। अब P बराबर Q/2 2L होता है, तो जब इतना आप देखोगे आराम से ऊपर इसकी वैल्यू P आ जाएगी और यहाँ R³ बच जाएगा। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में इस प्रकार निकाला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, इसमें से जो और आगे का टॉपिक छूटा हुआ है उसको देखेंगे।